डिस्कस करेंगे कि कूलम्स लॉ क्या होता है। तो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे, कुछ एनिमेशंस देखेंगे, जिससे हम लोग को बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि हमारा कूलम्स लॉ है क्या। फिर हम लोग कूलम्स लॉ का डेफिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए एनिमेशंस के थ्रू से हम लोग समझते हैं कि कूलम्स लॉ है क्या। जैसे कि कुछ चार्जेस हम आपके सामने में रख लेते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और यहाँ पे फिर नेगेटिव चार्ज है। कुछ चार्ज को हम एक तरफ रख लिए। फिर क्या किए कि हम अपने सामने एक पॉजिटिव चार्ज लेके आए, मतलब कि इस नेगेटिव के सामने एक पॉजिटिव चार्ज हम लेकर के आते हैं। चलिए लेकर के आते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आया तो नेगेटिव के सामने जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज के साथ अचानक से क्या हुआ, अट्रैक्ट कर गया। अब अट्रैक्ट किया मतलब कि किस चीज़ के कारण किया होगा, किसी एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट किया होगा, ठीक है ना। इसी फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स बोला गया। जब एक चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ ना, उसी फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम दिए। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में जो बताया गया वो कूलम के द्वारा बताया गया, ठीक है। तो कूलम का पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम, ठीक है ना। तो कूलम्स लॉ उन्हीं के द्वारा दिया गया था। तो अब यहाँ पे पहला तो दिखा कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स था उसके बारे में देख लिए। फिर जैसे कि यहाँ पे अब हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके सामने अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आते हैं तो ये इसमें रिपल कर गया। जैसे ही पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव रखा गया तो पॉजिटिव पॉजिटिव से क्या कर गया, रिपल कर गया। वो भी एक फोर्स के साथ ही रिपल किया हो गया। यहाँ पे जो ये पॉजिटिव पॉजिटिव से रिपेल किया वो एक फोर्स के साथ ही किया। ठीक उसी प्रकार अगर हम एक नेगेटिव बॉडी को नेगेटिव के सामने लेकर के आते हैं तो नेगेटिव बॉडी भी रिपेल कर जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव से रिपेल कर गया, नेगेटिव नेगेटिव से रिपेल कर गया, लेकिन नेगेटिव में पॉजिटिव अट्रैक्ट कर गया। अब ये जो अट्रैक्शन और रिपल्सन का बात हुआ ना, ये एक फोर्स के साथ काम कर रहा होगा। उस फोर्स का नाम क्या दिए, इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में डिटेल में बताया गया, ये फोर्स किस तरह से काम करता है, कैसे नहीं, इसके बारे में बताया गया कूलम्स के द्वारा। तो कूलम्स लॉ हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे अभी हम लोग कि कूलम्स लॉ का डेफिनेशन है क्या। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कूलम्स लॉ के बारे में अगर हम बात करें तो कूलम्स लॉ का डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। ये कहता है कि इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। अभी देखे ना कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा था हम लोगों को, या फिर रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस थे, उनके बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा ना, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो बात करते हैं। वो डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। अब दो चार्ज है, दोनों चार्ज का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड का वैल्यू होगा, आइदर इट मे बी Q1 Q2 जो भी वैल्यू है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब कि जितना ज़्यादा चार्ज का वैल्यू होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा। अगर ज़्यादा दो पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए दोनों का चार्ज का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर दोनों चार्ज का वैल्यू कम है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन भी कम होगा। इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस के, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस के। अब अगर हम नेक्स्ट सेशन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये कहीं ना कहीं इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, वहाँ पे आपको पता होगा कि फोर्स का वैल्यू था F = G m1 m2/r² था, वो आप पढ़े थे।
अब बात यह है कि वो जो फोर्स का वैल्यू आपने वहाँ पे पढ़ा, वहाँ भी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर था, मतलब कि दो मास के बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना कम लगेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी कूलम्स लॉ में क्या पाया गया कि अगर डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस ज़्यादा है तो कूलम्स फोर्स कम लगेगा, लेकिन अगर डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस कम है तो हमारा जो फोर्स है, कूलम्स फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग किस तरह से चार्ज को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे एक चार्ज है Q2। ये सेम भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है। अगर यहाँ पे दिख रहा है अपोजिट चार्ज है तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अगर दोनों सेम चार्ज होगा तो रिपल्सिव फोर्स होगा। इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इस चार्ज का वैल्यू है Q1 और इस चार्ज का वैल्यू है Q2। दोनों के बीच का डिस्टेंस दिख रहा है क्या है हमारा R। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है हमारा R। अब बात क्या है कि इस कूलम्स लॉ को थोड़ा और मैथमेटिकली हम लोग देखना चाहेंगे तो किस तरह से देखेंगे कि हमारा फोर्स को अगर हम लोग F से डिनोट करते हैं और Q1 Q2 दो चार्ज है तो प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस बोला गया है, तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला गया है क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन। तो यहाँ पे जो भी होगा हम लोग सिंपली फोर्स के बारे में बात करेंगे, अभी अट्रैक्शन और रिपल्सन के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले फोर्स जो लग रहा है दो चार्ज के बीच में, ठीक है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे फोर्स के बारे में, तो पहला जो पॉइंट बोला गया था वो क्या था हमारा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस बोला गया था ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। तो फोर्स को इस तरह से लिखा जा सकता है। फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, मतलब कि जो R था, अभी आपने डायग्राम में देखा था R था, तो उस R को इस तरह से लिखा जा सकता है R स्क्वायर 1/R², इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। अब इन दोनों पार्ट को अगर हम कंबाइन करके लिखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/R²। दोनों को कंबाइन करके हम लोग लिख दिए, ठीक है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/R²। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम लोग K से डिनोट करेंगे। चलिए देख लेते कैसा आएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2/R²। ये हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया इलेक्ट्रिक फोर्स का। अब यहाँ पे K का वैल्यू क्या है, चलिए K का वैल्यू भी देख लेते हैं। अगर हम K के बारे में बात करते हैं तो K एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और उसका वैल्यू होता है 1/4πε0। इज 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब बात है कि इस K का यूनिट हम लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर कैसे लिखें। देखो हमको K का यूनिट निकालना है तो फोर्स का यूनिट तो हमारा न्यूटन होगा ना, और R स्क्वायर का न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी कूलम दोनों का डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर हो गया। तो K का हमारा ऐसा यूनिट निकल गया, मतलब K का जो हमारा ऐसा यूनिट था वो हमको पता चल गया, उसका वैल्यू तो हमको पता है 9 × 10⁹ अब क्या है, इसके आगे थोड़ा और बात करते हैं। यहाँ पे अगर इस K का जो रियल वैल्यू है इसको अगर हम इस तरह से लिखें 1/4πε0 को, इसको यहाँ पे ऐसे लिखा जा सकता है 1/4πε0 Q1 Q2/R²। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा, सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो एप्सिलॉन नॉट के बारे में अगर हम बात करें तो इसको कहा जाता है परमिटिविटी। इसको क्या कहा जाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहने का मतलब है कि यहाँ पे दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, ये फ्री स्पेस में कितना फोर्स लग रहा है। दो चार्ज को अगर पानी के अंदर रख दिया जाए तो वही सेम फोर्स थोड़ी ही लगेगा, वहाँ पे फोर्स का वैल्यू बदल जाएगा, क्योंकि मीडियम जैसे जैसे बदलता है फोर्स का वैल्यू भी बदलेगा। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है ये फ्री स्पेस या फिर एयर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एयर और फ्री स्पेस का जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो लगभग में सेम होता है। अब एक नया टर्म हम यहाँ पे बोल दिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है,
इसको भी सीखेंगे, समझेंगे आराम से। लेकिन यहाँ तक उम्मीद करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सप्रेशन सभी लोगों को क्लियर होगा। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के था उसका वैल्यू ही था 1/4πε0, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब आगे, अब अगर हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे फोर्स को हम लोग वेक्टर फॉर्म में देखेंगे, कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे दो चार्ज ले लिए हैं, Q1 होगा Q2 होगा। अब इसको हम लोग देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म का बात कर रहे हैं तो फोर्स का अलग अलग डायरेक्शन होगा। जैसे कि मान लीजिए ये Q1 है, ये Q2 है, दो सिमिलर चार्जेस हैं, तो दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। दिख भी रहा है रिपल्सिव फोर्स, ठीक है ना। दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग R यहाँ पे मान लिए हैं, ठीक है ना। तो F है, यहाँ पे F12 बोला गया है, F21 बोला गया। अब इसका मतलब क्या है, ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे क्या होगा, F21 के बारे में बात करें, मतलब बेसिकली इस फोर्स के बारे में बात करते हैं। ये इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू Q1, मतलब कि इस पे जो फोर्स लग रहा है Q1 के कारण, उस फोर्स को डिनोट किया जा रहा है F21 से, ठीक है। इसका मतलब फिर से समझिए ये क्या कहना चाह रहा है। F21 का मतलब है कि फोर्स ऑन चार्ज Q2, इस Q2 पे कितना चार्ज लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है Q2 पे, किसके कारण, 1 के कारण, ड्यू टू 1। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज F21। F21 फोर्स का मतलब क्या होगा, फोर्स 2 पे कितना लग रहा है, 1 के कारण। देखो वही चीज लिखा गया है। अब इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये तो मैग्नीट्यूड अभी पढ़ लिए हम लोग। और यहाँ पे डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर R12 लिख दिया गया, क्योंकि ये 1 से 2 की तरफ 1 2 पे फोर्स लगा रहा है, इसीलिए R12 हो गया। R12 क्या है, इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू Q2। Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, इसीलिए उस डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए 1 2 हो गया। हालांकि फोर्स क्या है, फोर्स 2 पे लग रहा है 1 के कारण, और 1 2 पे लगा रहा है, जिस कारण से यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग R12 लिखे हैं। तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पे क्या है, R12 इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू Q2, फ्रॉम Q1 टू Q2, ठीक है। यहाँ पे यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर आप लोग वेक्टर में पढ़े होंगे क्लास 11th में, कि जो वेक्टर होता है R वेक्टर को अगर हम लोग उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमारा यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। अब यहाँ पे तो F21 के बारे में बात की है, सिमिलरली F12 के बारे में भी बात कर ही लेना चाहिए। अब अगर हम F12 के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे फोर्स ऑन चार्ज Q1 होगा ड्यू टू Q2, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और यहाँ पे यूनिट वेक्टर R21 हो जाएगा, वेयर R21 इज R21 वेक्टर बाई R का मैग्नीट्यूड इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू Q1। वहाँ पे Q1 से Q2 था, यहाँ Q2 से Q1 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन इस तरह से वेरी करेगा। अब यहाँ पे बात क्या है कि दो फोर्स के बारे में बात किया गया, और अभी हम लोग देखें कि दोनों फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट था। तो इससे हम लोग का जो कंक्लूजन निकल रहा है वो क्या है कि जो R21 है, यूनिट वेक्टर R21 यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, और R12 था, क्या एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं था, ऑपोजिट था, इसीलिए नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। अगर इन दोनों का डायरेक्शन, इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तो क्या फोर्स भी आपस में ऑपोजिट नहीं होगा क्या। तो फोर्स जो है यहाँ पे इक्वल एंड ऑपोजिट है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। और इक्वल एंड ऑपोजिट होने के कारण यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ को ये फॉलो कर रहा है। नहीं, फोर्स के विषय में हम लोग जो न्यूटन का थर्ड लॉ जानते हैं, एवरी एक्शन एज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, क्या वो उस चीज को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो ओवरऑल पूरे सिस्टम का फोर्स का बात करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन जो हमारा न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो कहता है कि एवरी एक्शन एज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, उस चीज को तो ये फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारा वेक्टर फॉर्म को हम लोग अच्छे से सीख लिए, समझ लिए। अब आगे नेक्स्ट पार्ट हम लोग जो देखने वाले हैं, हाँ, नेक्स्ट पार्ट को समझने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा, यहाँ पे फोर्स का वैल्यू हम लोग ये पढ़े हुए हैं, और अभी अभी हम लोग बात किए हैं कि फोर्स हमारा अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। अब कब अट्रैक्टिव होगा, कब रिपल्सिव होगा,
हम फर्स्ट इस लेक्चर के शुरुआत में ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। कहीं एक नेगेटिव चार्ज लिए थे, एक पॉजिटिव चार्ज लिए थे, फिर दो पॉजिटिव चार्ज लिए, दो नेगेटिव चार्ज लिए। जब दो पॉजिटिव लिए तो रिपल कर गया, जब दो नेगेटिव लिए तो भी रिपल कर गया, लेकिन जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिए तो वो अट्रैक्ट कर गया। अगर हमारा एक चार्ज का वैल्यू पॉजिटिव हो और एक चार्ज का वैल्यू नेगेटिव हो और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगा। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव का प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव। पहला नेगेटिव लो या दूसरा नेगेटिव लो, मान लो कि Q1 का वैल्यू नेगेटिव है, Q2 पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट तो नेगेटिव आएगा ना। तो अगर Q1 Q2 का वैल्यू अगर नेगेटिव है यानी कि जीरो से कम है, नेगेटिव का मतलब ही जीरो से कम, तो वहां पे फोर्स अट्रैक्टिव होता है। Q1 Q2 का वैल्यू अगर जीरो से कम हो जाए तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, अट्रैक्टिव। लेकिन Q1 Q2 का वैल्यू अगर जीरो से ज़्यादा हो जाए, अगर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन और एक बात, नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो भी वहां पे वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, मतलब Q1 Q2 यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। वहां पे जैसे ही Q1 Q2 का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा वो रिपल्सिव होगा। इसको चलिए देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि इफ Q1 Q2 इज ग्रेटर देन जीरो है तो फोर्स क्या हो गया, रिपल्सिव हो गया है। Q1 Q2 ये भी पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट हमारा ओवरऑल पॉजिटिव आएगा तो ग्रेटर देन जीरो। ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव का वैल्यू मतलब जीरो से ज़्यादा। तो यहाँ पे फोर्स क्या हो गया, रिपल्सिव हो गया, दिख रहा है ना। अब क्या है, यहाँ पे Q1 और Q2 के बारे में बात करेंगे। Q1 अगर पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, तो ओवरऑल रिजल्ट तो नेगेटिव आएगा ना, जो कि जीरो से कम होगा। तो फोर्स हमारा क्या हो गया, अट्रैक्टिव हो गया। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो अट्रैक्टिव होगा। अगर मान लो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो भी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हमारा ओवरऑल नेगेटिव ही होगा ना, तो जीरो से कम ही होगा ना, तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव। तो कब फोर्स अट्रैक्टिव होता है, कब फोर्स रिपल्सिव होता है, इसका एक रफ कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया होगा कि अगर लाइक चार्जेस हो, दोनों का वैल्यू सेम हो, सिमिलर चार्जेस हो, पॉजिटिव ही हो तो रिपल्सिव होगा क्योंकि दोनों का वैल्यू जीरो से ज़्यादा हो जा रहा है। और अट्रैक्टिव मतलब कि अगर यहाँ पे इस चीज़ को देखा जाए तो अगर फोर्स पॉजिटिव है तो रिपल्सिव होगा, अगर फोर्स नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव होगा। नहीं, इसका वैल्यू जीरो से कम है तो फोर्स ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो फोर्स पॉजिटिव का मतलब रिपल्सिव और फोर्स नेगेटिव का मतलब अट्रैक्टिव। चलिए आगे एक और चीज़ देखते हैं जो कि बहुत मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। अभी हम लोग परमिटिविटी के बारे में बात किए थे कि अलग अलग मीडियम में फोर्स का वैल्यू अलग अलग हो जाता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले डेफिनेशन हम लोग बात करेंगे परमिटिविटी होता क्या है। Basically, it is a property of the medium which determines the electric force between two charges situated in that medium. अगर एयर में कोई दो चार्ज को आप रख दिए, दो चार्ज को अगर आप एयर में रखते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। उसी चार्ज को, वही जो सेटअप था, सिमिलर चार्जेस को, वही जो डिस्टेंस था दोनों के बीच में, उसी को उठा करके आप लेके गए पानी के अंदर जाके रख दिए, क्या वही सेम फोर्स से वो अट्रैक्ट होगा या फिर रिपेल होगा, क्या नहीं ना। वहाँ पे मीडियम चेंज करने के कारण फोर्स का वैल्यू भी बदल जाता है। जैसे कि आप हवा में अगर आप चल रहे हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे चलना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपको बोला जाए पानी के अंदर उतर के चलिए तो आराम से आप चल पाइएगा क्या, उतना स्पीड से आप चल पाइएगा क्या, क्योंकि पानी का फोर्स भी तो आपको वहाँ पे अपोज करेगा ना, उतना तेज़ी से आप चल नहीं पाइएगा, तो आपका फोर्स का वैल्यू कहीं ना कहीं घट जाएगा। ठीक उसी प्रकार चार्ज जितना फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल हवा में होगा उतना ही फोर्स से वो पानी में नहीं हो पाएगा, वहाँ पे उसका फोर्स का वैल्यू घट जाएगा। यही है परमिटिविटी। तो अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग मीडियम में जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको जो डिटरमाइन किया जाता है, उसको जो बताया जाता है, वो परमिटिविटी के थ्रू से बताया जाता है। अलग अलग मीडियम का अलग अलग परमिटिविटी का वैल्यू होगा, वो कैसे निकलेगा वो हम लोग आगे देखेंगे और सीखेंगे। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस।
लोकेटेड सम डिस्टेंस अपार्ट इन वाटर, मान लीजिए कि दो चार्ज है, उसको पानी के अंदर कहीं पे रखा गया है, ठीक है ना, इज अबाउट 1/80th ऑफ द फोर्स बिटवीन देम व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस इन एयर। दोनों चार्ज को वही सेम डिस्टेंस में अगर हवा में रखा जाए, वही सेम डिस्टेंस में अगर पानी में रखा जाए, तो पानी के अंदर जो फोर्स लगेगा वो 1/80th टाइम्स होगा फोर्स जो हवा में लग रहा है। मतलब कि हवा का फोर्स ज़्यादा होगा और पानी का फोर्स कम होगा, अभी अभी हम बताए। तो कितना कम होगा? 80 वन, मतलब कि यहाँ पे बोल सकते हैं कि हवा में 80 गुना ज़्यादा फोर्स लगेगा दो चार्ज के बीच में, और वहीं पानी में 1/80th हो जाएगा फोर्स का वैल्यू। ठीक है ना, समझ रहे हैं? ये दिख रहा है ये वैल्यू। तो ये है हमारा बात। अब इसी को हम लोग थोड़ा और आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा उसका देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम वैक्यूम फोर्स वैक्यूम के बारे में बात करेंगे तो इसको रिप्रेजेंट किया था 1/4πε0। अब ये ε0 वहाँ पे हम लोग लिखे थे फ्री स्पेस। ये जो ε0 है यही है हमारा परमिटिविटी, जिसका भी हम लोग डेफिनेशन देखें, ये ε0 ही है परमिटिविटी, Q1 Q2/r²। ठीक है, तो ये वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस का बात कर रहा है। लेकिन जैसे ही मीडियम हो जाएगा ये ε0 कन्वर्ट हो जाएगा एप्सिलॉन में। ठीक है, अब यहाँ पे ये ε0 नहीं रहा, हम लोग 1/4πε0 का वैल्यू जानते हैं। 1/4πε का वैल्यू अलग अलग जगह पे चेंज करेगा, कैसे इसको यूज़ करते हैं वो भी देखेंगे। तो ये मीडियम, अलग अलग मीडियम का अलग अलग एप्सिलॉन का वैल्यू होता है, जिस कारण से ये वेरी करेगा। अलग अलग मीडियम में 1/4πε का वैल्यू बदलेगा, लेकिन फ्री स्पेस में हमेशा सेम रहेगा। हवा का बात किया गया तो हमेशा यही रहेगा, और इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है ना। अब ये मीडियम के बारे में बात करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब वैक्यूम और मीडियम के बारे में सीख लिए हैं, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हम लोग को जानना पड़ेगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को εr यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी भी कहा जाता है, और k से भी डिनोट किया जाता है। εr से डिनोट कीजिए या फिर k से। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या? द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस सम डिस्टेंस अपार्ट इन फ्री स्पेस। ठीक है, टू द फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड द सेम डिस्टेंस अपार्ट इन द गिवन मीडियम। मतलब कि वही सेटअप है, मान लो कि ये Q1 है, Q2 है, ये Q1 है, Q2 है, और सेम डिस्टेंस R पे उन लोग को रखा गया है। एक बार वैक्यूम में रखा गया, एक बार मीडियम में रखा गया। तो वैक्यूम का जो फोर्स होगा और जो मीडियम का जो फोर्स होगा, दोनों का जो रेशियो होगा वही होगा हमारा रिलेटिव परमेबिलिटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो εr का क्या हो गया? F वैक्यूम/F मीडियम। ये इसको आपस में डिवाइड कर देंगे। अब दोनों का वैल्यू को डिवाइड किया गया तो यहाँ पे ये पार्ट कैंसिल, 1/4π कैंसिल, तो ये एप्सिलॉन ऊपर आ जाएगा, तो ε/ε0 हो जाएगा। εr इज इक्वल टू ε/ε0। अब हमको इस एप्सिलॉन का वैल्यू भी निकालना है। एप्सिलॉन का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये है हमारा εr, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या? अलग अलग मीडियम का अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। जैसे कि पानी के लिए εr हो जाएगा, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अलग अलग मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू भी अलग अलग होता है। और ε0 का वैल्यू हमको पता है, ये हमारा कांस्टेंट का वैल्यू हमको पता है, क्योंकि यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ पे जो εr है इसका वैल्यू आया था ε/ε0। तो यहाँ पे एप्सिलॉन को, इस एप्सिलॉन को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो εr × ε0 आ जाएगा। और इसका वैल्यू हमेशा किसी भी मीडियम के लिए गिवन रहेगा। ये अगर वैल्यू गिवन रहेगा तो हमारा कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा, किसी भी दो चार्ज के बीच का फोर्स अगर हमको निकालना है तो। ठीक है, किसी भी मीडियम में। तो यहाँ पे कूलम्स लॉ फॉर एनी मटेरियल मीडियम का अगर हम बात करते हैं तो एफ मीडियम जो होगा, जहाँ पे एप्सिलॉन था, एप्सिलॉन की जगह पे ε0 × εr हो जाएगा। और इसका वैल्यू अगर आपको पता है तो इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं आराम से। तो चलिए देखते हैं किसी भी मीडियम, अगर हम वैक्यूम का बात करते हैं, यहाँ दिख रहा है वैक्यूम का बात करते हैं, तो εr का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये हमारा एफ वैक्यूम का ये एज इट इज़ जैसा था वैसा आ जाएगा। एफ वैक्यूम इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और अगर वाटर का बात करेंगे तो वाटर एक अलग मीडियम है, तो वहाँ εr का वैल्यू बदल जाएगा, वो 80 हो जाएगा, तो 1/80 हो जाएगा। और एज इट इज़ 1/4πε0 Q1 Q2/r², मतलब ये वैक्यूम का बात आ गया। तो यहाँ पे 1/80th ऑफ वैक्यूम लिख दिए, वैक्यूम लिख दिए।
ठीक है ना। तो वाटर का भी हमारा फोर्स का वैल्यू निकल गया और वैक्यूम का भी निकल गया। अगर आपको एप्सिलॉन पता है तो किसी भी मीडियम का आप फोर्स निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक ये चीज़ जो बताया गया ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और एक और बात, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो आपको पता होना चाहिए। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एक कांस्टेंट है, वैक्यूम के लिए ये हमारा कांस्टेंट होता है और इसका वैल्यू आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।